कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय वजीर आजम ने दरियाए चनाब, जहलुम और दरियाए सिंध पर नए मंसूबों की तामीर की मंसूबाबंदी तेज करने का हुक्म दे दिया है। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर जल प्रहार किया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनने वाले सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से दरियाए चनाब के पानी को शामिल करने के लिए जस्पा डैम की तामीर जारी है। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको, हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स भारत को होती हैं वो आप बंद कर देंगे। इसका मकसद चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना होगा। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया। यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का, वो गायब है। मैं जा रहा हूँ। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा। और रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था, और उसके बाद अब ये दूसरा कदम आ रहा है कि जो चिनाब नदी है उस पर ये जो हम डैम बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो डैम है जिससे बिजली पैदा होगी और इस टाइप के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे दिक्कत तो डेफिनेटली होगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक तो कहा यह जा रहा था कि ये जो इंडस वाटर का जो पानी रोकने के बाद 15 से 20% की पानी वैसे ही पाकिस्तान में कमी हो गई थी। अब चिनाब के इस टाइप के सिचुएशन को लेकर या फिर कहे कि ये जो डैम को हरी झंडी देने के बाद पाकिस्तान में और तंगी होने वाली है पानी की, और इस टाइप की सिचुएशन में पाकिस्तान के पास तो ऐसे कोई डैम्स है नहीं जिससे अगर मान लीजिए 1-2 महीने के लिए अगर पानी नहीं मिलता है पाकिस्तान को तो कैसे भी करके यहाँ पर वो जो है अपना काम गुजारा कर लेगा। उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं और ना ही कोई ऐसा विजनरी लीडर आ रहा है जो इसको सोच रहा है। ठीक है, अब दिक्कत आना शुरू होने वाली है जो बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ वो है जी पानी के हवाले से जो एक सिस्टम है, एक ट्रीटी हुई थी 1960 सितंबर में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जुल्फ़िकार बल्कि वो अयूब खान एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, और उसका जो मीडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था। ये सारा कुछ तो हुआ, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने इसके हवाले से बातें सुनी तो कहा गया कि जी इंडिया हमला करने वाला है और अगर इंडिया ने हमला किया तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया ने तो खैर हमला अभी तक नहीं किया, कब हमला करता है या नहीं करता ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की फोर्सेस को पता होगा, या फिर वहाँ की आवाम भी चाह रही थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए और हमला किया जाए। लेकिन इस वक्त मकसद जो है वो हमला होना या ना होना नहीं है। जब होना होगा हो जाएगा, जब नहीं होना होगा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात की थी कि अगर पाकिस्तान के पानी को रोका गया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब जबकि उन्होंने इस एक्ट ऑफ वॉर को स्टार्ट किया है चनाब में, जो ऑलमोस्ट 40,000 क्यूसिक फीट जो पानी है वो नॉर्मल इन डेज में चल रहा होता है डाउन स्ट्रीम, लेकिन वो 5,000 समथिंग जो क्यूसिक फीट है उस पे आया। और ये बाकायदा, ये मैं कोई इंडियन न्यूज़पेपर या इंडियन न्यूज़ वेबसाइट या इंडियन टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जी एक तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, दूसरी बात ये कही गई कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये पानी रोक सके, यानी उनके पास इस वक्त रिजर्वायर का जो एक डैम्स है या कोई ऐसी चीजें हैं वो नहीं है जिसकी वजह से इस पानी को फौरी नहीं रोका जा सकता। ये हमने सुना, हमारे लोगों से हमने सुना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया, यानी 40,000 क्यूसिक फीट और 5,000 क्यूसिक फीट, 35,000 क्यूसिक फीट का जो पानी है चनाब का वो गायब है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं, अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है। चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 8-10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ, उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता, इनको कोई जवाबदेह ठहराएगा। लीजिए दरिया खुश्क हो गए, अब क्या करें, क्यों झूठे दावे करते हो, अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो, जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो। 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे, वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल हूँ। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने वहां पर बात की, तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है या ये क्या है? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो बेल्जियम में ब्रसल्स में है और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्ट। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद
हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे। और पाकिस्तान को EU प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है? अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज EU यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो EU की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? So this is not India Pakistan, this is India terroristan. So पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नजर पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, USA की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है, और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए हुए थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ, वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपये तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। बांग्लादेश अफगानिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। और यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिली, जिसमें यूएनएससी ने TRF को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना है। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support.
and there was a relationship between LET and TRF. और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था। भाड़ में जाए सब अंतरराष्ट्रीय ताकतें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और ये चार लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, और इससे पहले कि बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री हो जाए, भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने टीआरएफ के बारे में बात की थी, द रेजिस्टेंट फोर्स। अब ये लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन जब पूरी दुनिया में नप चुके हैं कि भाई ये आतंकवादी संगठन है वगैरह वगैरह उस टाइप की बात, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना अलग से संगठन बनाया और जिसका नाम दिया टीआरएफ। और उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था जहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि अब जो है वो यूएन की तरफ से भी इसको बता दिया गया है कि भाई हाँ ये पाकिस्तानी सपोर्टेड था। हालांकि टीआरएफ को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पाकिस्तान की मदद ना होती, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की लश्कर या फिर कहे कि लश्कर ए तोयबा की अगर मदद ना होती तो ये चीज़ हो नहीं पाती। मतलब ये पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था वो जो मैसेकर हुआ था उसके बारे में। अब देखिए पता नहीं, मतलब कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आखिरकार कोई कंट्री ऐसा कैसे कर सकता है। अमेरिका फिर भी अभी भी पाकिस्तान का कई मामलों में सपोर्ट कर रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि पूरी दुनिया के आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। बस अब बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस। कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक। हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलूचिस्तान की भी बात है, देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल सर,
आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? छोटा मुल्क से क्या मुराद है? सर पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत सी दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना, वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे। डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं। जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, लेकिन इस मुलाकात का ऐसे वक्त में होना जब इस खित्ते में तनाव है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होना है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेसेस मांगे हैं जो गालिबन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में 1 हफ्ते से क़याम पज़ीर हैं, अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफिन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की जो गुफ्तगू की गई तो क्या वो इशारा नहीं था इस तरफ, या इस बात का अलग आप ऐलान कर रहे हैं ना कि आप पीछे खड़े हैं, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम टू द 99.99% एलीट को छोड़ के, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सपोर्टर्स हैं ईरान के, इतने मैसिव स्केल पे सपोर्टर्स हैं। हमें तो यह अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। There is a positive view
ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है, और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा। तेहरान की क्या सूरत हाल है? मैं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स देख रही थी। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मजा जो है वो किरकिरा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान में अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो पूरा का पूरा पाकिस्तानी आर्मी के पीछे खड़ा हो जाता है तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करता रहता है। और ख़ास करके अभी की सिचुएशन में अगर आप देखो तो ख़ास करके उस जगह पर है इमरान खान के सपोर्टर्स। वो आए दिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, ख़ास करके पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की ही साजिश है जिससे पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान वो अभी भी जेल में है। और ये इमरान खान के सपोर्टर्स से देखा नहीं जा रहा है। सिचुएशन यहाँ तक हो जाती है पाकिस्तान के अंदर कि उनको लगने लगता है कि भाई इमरान खान कभी भी बाहर आ सकते हैं, और उसको लेकर उन्होंने कई बार दंगे भी कर दिए। हालांकि अभी भी उनको सफलता नहीं मिली है। पिछले दिनों तो हमने ये भी सुना था कि इमरान खान के साथ वहाँ पर रेप हो गया, किसी ने इमरान खान की बजा दी। चलिए जो भी हो, लेकिन आसिम मुनीर जब यूएस गया था तब भी उसका विरोध हो रहा था, जब वो वापस आ रहा है तब भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। यही चल रहा है पाकिस्तान में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में एक हफ्ते से क़याम पजीर हैं। अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफिन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सिर्फ हामी ही नहीं बल्कि हुकूमत में जिनको वो हुकूमत में लेकर आए, जिनको मदद की, जिनको सपोर्ट की, जिनके लिए सहूलत कारी की, अब वो भी इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जैसे वो दोस्तनुमा दुश्मन हो और उनकी राह में कांटे बोए जा रहे हैं, कांटे खड़े किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है, इसकी तफसीलात को शेयर करेंगे। और क्यों ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया है, ये कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। फिर मामला जो है कि वो कुछ आलमी सतह के ऊपर ईरान ने कुछ पैगामात भेजे हैं, ईरान की कुछ पॉलिसीज़ हैं, ईरान ने कुछ नई हिकमत अमली तरतीब दी है। क्या पाकिस्तान के लिए भी कुछ मुश्किलात ईरान की तरफ से भी हो सकती हैं, और ईरान भी क्या पाकिस्तान के लिए कुछ शकूक व शुबात और खदशात रखता है या नहीं रखता, ये बड़ा अहम सवाल है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए। ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो, और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये अब ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके, उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान
एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है। अब हमारे वो हैं अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो है देखिए फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप, और पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पर। तो जाहिर सी बात है जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इस पर यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे, ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं, और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो इतना उसमें नहीं है। तो मुस्लिम उम्मा करे। आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है, क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप ये जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे, उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि यहूद और नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते।